हेलो बच्चों, आज हम फिर से पाठ 1 2 बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर का भाग लेंगे, जो कि हमारा भाग 2 है। पहले 5 प्रश्न हम भाग 1 में कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न 6 लेते हैं। प्रश्न 6 में क्या पूछा गया है, देखिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ आप उत्तर में ये लिख सकते हैं कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से यह पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का बहुत सम्मान करते थे। उनकी दृष्टिकोण में नारी त्याग, दया, ममता और सहनशीलता की मूर्ति होती है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, नारी पर हमें हमेशा प्रेम बनाकर रखना चाहिए। उसकी गरिमा कम ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नारी सदैव सम्मान की पात्र होती है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं, तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। यानी जो किसान होते हैं, उनका अपने पशुओं से और पशुओं का अपने मालिक से किस प्रकार का संबंध होता है, तो इस कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया, आपको यह बताना है। तो आप कैसे लिखोगे कि किसान जीवन में मनुष्य और पशुओं के आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय होते हैं। आत्मीय यानी अपनापन लिए हुए। किसान पशुओं को घर के सदस्य की तरह प्रेम करते हैं और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। अगर पाठ की बात की जाए तो झूरी अपने दोनों बैलों को बच्चों की तरह हीरा और मोती नाम देता है। वह उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता। और जब हम पाठ के अंत में पढ़ते हैं कि दोनों हीरा मोती गया के घर से भागकर वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर वह उन दोनों को बहुत ज़्यादा चूमता है। और बैलों के लिए भी हम ये लिख सकते हैं उत्तर में कि बैल भी यहाँ पर गया के घर पे न रहकर बहुत संघर्ष करके आखिरकार अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं। तो यहाँ हम दोनों का आपसी प्रेम भाव देखते हैं। प्रश्न 8 लेंगे। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो आपने पढ़ा था जब कांजी होश में हीरा को रखवाला पीट देता, मोटी रस्सी से बांध देता है, तो जो मोती होता है वो दीवार तोड़ के सभी जानवरों को भगा देता है। तो जब हीरा बोलता है मोती से कि तुम भी भाग जाओ, नहीं तो मेरी तरह बांध लिए जाओगे, तो यहाँ मोती बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं फंसूंगा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों की जान तो बचा ही ली मैंने। तो इसके उत्तर में आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। मोती के इस कथन से यह पता चलता है कि वह दूसरों की भलाई करने में या भलाई करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसके मन में परोपकार की ऐसी भावना सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, व्यवहारिक रूप से भी देखने को मिलती है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन मोती सच्चे मित्र
होने के कारण स्वयं वहाँ से न भागकर हीरा के पास आकर वापस बैठ जाता है। उसे यह उम्मीद भी होती है कि ईश्वर अवश्य ही उन दोनों मित्रों की जान बचा लेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 8 आपका हो जाएगा पूरा। अब प्रश्न 9 ले लेते हैं। यहाँ पर 2 आशय स्पष्ट करने के लिए बोला है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये प्रश्न क्या है, समझिए इसे। जितने भी भगवान ने पृथ्वी पर प्राणी बनाए हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बताया जाता है मनुष्य है। लेकिन मनुष्य भी एक दूसरे के मन की बात जल्दी से नहीं जान पाते। लेकिन यहाँ क्या बताया आपने में पाठ में, जब हीरा और मोती के विषय में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था उसमें कि दोनों में ऐसी गुप्त शक्ति थी जो मूक भाषा में भी एक दूसरे की मन की बात को जान जाते थे। तो यहाँ उसी शक्ति के विषय में बात की जा रही है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि हीरा और मोती बिना कुछ कहे एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। यद्यपि मनुष्य को सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु उनमें भी इस प्रकार की शक्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसका दूसरा भाग लेंगे। खा खंड जो है इसका, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि हीरा और मोती गया के द्वारा बहुत ज़्यादा पिटते थे, जिससे उन्हें अपना बड़ा अपमान महसूस होता था। इसलिए वे बहुत निराश रहते थे। परंतु एक दिन छोटी लड़की चुपचाप आकर उन्हें एक एक रोटी खिला जाती है। उस एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय संतुष्ट जरूर हो गया था। उन्होंने इस रोटी में बालिका के प्रेम को अनुभव किया था और बस इस बात को सोचकर वे दोनों प्रसन्न हो गए कि कम से कम गया के इस घर में कोई ना कोई तो हमें प्रेम करने वाला मिल ही गया, कोई तो प्रेम करने वाला मिल ही गया। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है ऐसे समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि गया जो है उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। प्रश्न 11 आ जाइए अब। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो आप क्या लिखोगे कि हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध थे। वे हर शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी का साला जो था गया, उसके यहाँ पर ना तो सूखी रोटी खाई, उससे जो है डंडे खाते हुए भी उन्होंने अपने जो शोषण के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी उसको कम नहीं किया, और वहाँ से जो है आखिरकार वो भागकर जो है खेतों में आ गए। फिर इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कांजी होश में भी उन्होंने अन्याय का विरोध किया, क्योंकि वहाँ पर जितने भी जानवर अधमरे पड़े थे उन्हें भगा दिया और खुद वहाँ पर भूखे प्यासे रहकर करीबन 1 सप्ताह जो है बिताया। तो आप यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से लिख सकते हो कि भाई हमारी दृष्टि में हीरा और मोती का कदम बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर वो ऐसा कदम ना उठाते तो उनका सिर्फ शोषण ही होता रहता और उन्हें जो है फिर गुलामी सहन करनी पड़ती। तो गुलामी के प्रति आवाज़ उठाना कोई गलत कार्य नहीं है। आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हो, लिख सकते हो। प्रश्न 12 है, क्या आपको लगता है कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? बिल्कुल। तो आप लिखोगे हाँ, हीरा मोती ने गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जिस प्रकार तरह तरह की कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि मृत्यु के बहुत करीब जाकर भी अपनी जान बचा ली, तो ये आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले वो गया के घर पर रस्सी तोड़कर
अपने मालिक के घर वापस आ जाते हैं। बाद में वो जब अपमानित होते हैं तो वहाँ भूखे तो रह लेते हैं लेकिन सूखा भूसा नहीं खाते। फिर कांजी होश में जब वो कसाई के हाथों बेच दिए गए तो भी किसी न किसी तरह से बचकर अपने मालिक की तरफ पास जो है वापस आ गए। तो निश्चित रूप में यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे।